इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होता हुआ वो शाह मेंशन ही जा रहा था अपने छोटे भाई की शादी पर। वो यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि बिजनेस मीटिंग के लिए वो न्यूयॉर्क गया हुआ था, लेकिन आज बड़े पैमाने पर फॉर्मल फंक्शन रखा गया था अहरम नौफल शाह और मावा नौफल शाह की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, जिसमें अबरम नौफल शाह वक्त पर पहुंचा था। ब्लैक पेंट कोट में मलबूस, कसरती जिस्म और ऊंचे कद का मालिक अबरम नौफल शाह बिल्कुल अचानक से वहां मौजूद लोगों की निगाहों का मरकज बना था। अरे वेलकम वेलकम अबरम नौफल शाह, ग्रेट सरप्राइज दे दिया हमें तो। अरसलान मलिक उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुरा कर बोला। अब्रम ने पूरे हॉल में तायराना नज़र दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र उस शख्सियत पर रुकी थी, स्किन कलर की साड़ी में मलबूस, मैचिंग ज्वेलरी और बोल्ड मेकअप के साथ अपने दमकते हुस्न समेत वो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। अब्रम ने उसकी मौजूदगी को यहाँ अचंभे से देखा था। वो माजी है तो यहाँ क्या कर रही है? वो जो उसे दफन कर चुका था, तो फिर वो क्यों जिंदा है, वो भी यहाँ उसके अपने भाई के फैमिली फंक्शन में? तभी उसने लब भींचे, लंबे लंबे डग भरता वो उस तक पहुंचा और खूनखार नज़रों से उसके होशरुबा सरापे को देखा, इससे पहले कि वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार करता। जब अहरम की आवाज़ पर वो चौंक कर हैरत से अपने भाई को देखने लगा। अरे मावा! मावा ने तेज़ी से लेकिन बेहद नज़ाकत से उसका हाथ थामा था और उससे लगकर खड़ी हुई थी। अरे अहरम, तुम्हारे भाई आए हुए हैं, मुस्कुराती लेकिन जताती आंखों से अबरम के धुआं होते चेहरे को देखती वो अहरम से कह रही थी, जबकि अबरम की नज़रों ने जाविया बदला था। अबरम, अबरम, आंखों की रोशनाई तो सालों पहले एक हादसे में ख़त्म हो चुकी थी और तब से अबरम नौफल शाह अंधेरों में जी रहा था जहाँ सिर्फ तारीकियों का राज था। अहरम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। जहन इस कदर शौक में था कि कुछ भी बोलने से कासिर ही था। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था अबरम, क्योंकि मुझे मावा से मिलवाना था तुम्हें, मेरी वाइफ मावा। अहरम अपनी धुन में कहता उससे अलग हुआ और अब अबरम की नज़रें मावा पर थीं, जिसकी आंखों में जीत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर मिस्टर अबरम। हमारी शादी के फंक्शन में तो आप थे ही नहीं। अहरम ने आपको काफ़ी मिस किया। आवाज़ में नरमाहट थी, लेकिन आंखों में तंज पिन्हा था जिसे जिसे सिर्फ अबरम नौफल शाह ही पढ़ सकता था। लब भींचे वो अपने माजी को अपने सामने देख रहा था, जिसे वो कब का फेंक चुका था, लेकिन ये जाने बिना कि वो उसका हाल बनकर उसके भाई की जिंदगी में आएगी और उसके सामने आ खड़ी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी थी माजी की यादों से। मेरा नाम मावा है, वो अपना थैला एक हाथ से दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए बोली थी, जबकि सर पर मौजूद मैले दुपट्टे से उसने अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया था। धूप की तमाज़त में उसकी दूधिया रंगत सुर्ख पड़ रही थी। इन फकीरों के बीच जिनके काले चेहरे फाका ज़दा हैं, ये हुस्न कहाँ से आया? अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा वो मावा को देखते हुए सोच रहा था। अबरम, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? आज तो चुप हो बिल्कुल, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अहरम की आवाज़ पर वो चौंका था, तभी मुस्कुराने की कोशिश करता अपनी आवाज़ को नॉर्मल जाहिर करने लगा। मुबारक हो अहरम, मुबारक हो अहरम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अबरम को खुद से लगाए वो कह रहा था। अहरम ने मुस्कुराकर मावा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कहा, सर फोटो प्लीज़। किसी की आवाज़ पर वो मुड़ा था। कैमरों की रोशनियों के बीच उनकी तस्वीरें बनने लगी। बज़ाहिर वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर जैसे उसका पूरा जिस्म ही जल रहा था। खुद को आग के शोलों के बीच महसूस कर रहा था। उसने एक नज़र मावा पर डाली थी जो अहरम के करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी, और दूसरी नज़र अबरम पर डाली, जिसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट वो देख रहा था, जिसकी मुर्दा आंखों में वो जिंदगी को पढ़ रहा था, जिसके हर अंदाज में मावा के लिए इल्तफात को देख रहा था वो। अपनी और मेरी जंग में तुम मेरे भाई को ले आओगी, इतना भी गिरा हुआ नहीं समझा था मैंने तुम्हें। वो जो किचन से पानी लेने जा रही थी, जब अबरम की आवाज़ सुनी तो रुक कर उसे देखने लगी, फिर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फ़कीरों की बस्ती में रहने वाली एक फ़कीरन से और क्या उम्मीदें थी तुम्हें, अबरम नौफल शाह? अबरम ने अबरू उचकाकर उसके अंदाज को देखा था। यही के बेड पर किसी भी मर्द को खुश करने के काम आ सकती हो। अबरम के लहजे और आंखों में गरूर था। मावा 2 कदम उसके करीब आई। तुम्हारा भाई भी बेहद खुश है, आंख विंक करके वो बोली। वो फिर से 2 कदम पीछे हुई, जबकि अबरम ने लब भींच लिए, लेकिन उसके हर लम्स में इज्जत है मेरे लिए, एहतराम है, नोचता नहीं है वो तुम्हारी तरह मुझे। मावा अब भी ढिठाई से उसकी आंखों में देख रही थी। यू ब्लडी,
इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसकी कलाई दबोची थी। ए, मावा बिना डरे उसकी आंखों में देखकर चिल्लाई थी, चल पीछे हट। झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया था। उस फाकेज़दा बस्ती की फ़कीरनी नहीं हूँ मैं अब, जो तू हुक्मरान बनकर मुझे नोचने आ जाए। तेरी इस पूरी सल्तनत को अपनी हर एक उंगली पर अलग अलग से नचाकर कंगाल कर दूंगी मैं तुझे। इधर मेरे कदमों में गिरेगा तू, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा तू, मुझे मांगेगा तू, सजदे में गिरकर तू मुझे मांगेगा। और फिर वो अब रुककर अबरम की सर्द आंखों में देख रही थी। गहरा सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और अब वो सुकून से मुस्कुरा रही थी। अहरम नौफल शाह की बीवी हूँ मैं। बहुत प्यार करते हो ना अपने भाई से। तड़पते हुए तमाशा देखूंगी तुम्हारा अब मैं। जानते हो औरत क्या चीज़ है। शट अप। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा। मुझसे मुकाबला करोगी तो तोड़ दी जाओगी। और अब तो अपने और मेरे बीच तुम मेरे भाई को ले आई हो। ऐसा जहर बन के उतरूंगा तुम्हारी रगों में, मावा जहांगीर के पनाह मांगोगी। उसका लहजा बेहद सर था, जबकि मावा हंसने लगी। मोहब्बत समझी मैं तुम्हें। इश्क कर बैठी थी तुम्हारी बातों से, तुम्हारे जुनून, तुम्हारी शिद्दतों से इश्क कर बैठी थी मैं। तुम्हारी कुर्बत के हर लम्हे में रूम रूम में इश्क बनकर पिघली थी मैं। लेकिन अब तुम्हें अपनी नफरत के दहकते अलाव में झुलसा दूंगी। औरत जब नफरत करने पर आ जाए ना, तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। जितने तुम खूबसूरत हो, उससे कहीं बढ़कर बदसूरत हो चुके हो अब तुम मेरे कदमों में झुकोगे। झुका दूंगी मैं तुम्हें अबरम शाह। उसके लहजे में नफरत थी। अबरम ने आगे बढ़कर उसका बाजू दबोचा था। मावा। अहरम की आवाज़ पर दोनों चौंके। मावा कहाँ रह गई हो तुम, वो फिर से कह रहा था, मुस्कुराती आंखों से अहरम को देखती। मावा उसके करीब हुई, जबकि अबरम ने बौखलाकर उसका बाजू छोड़ दिया और खुद पीछे हुआ। बुज़दिल, मावा कहकर मुड़ी थी और अहरम के करीब आकर उसके बाजू से लग गई। अहरम, मैं आ रही थी बस। जानती हो ना, डर लगने लगता है जब तुम दूर जाती हो तो सांस बंद होने लगती है। उसे खुद से लगाते अहरम बोला था। मावा ने गौर से उसे देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में बेचैनियां तहरीर थी। मैं दूर जा ही नहीं सकती तुमसे अहरम। बेडरूम में चलते हैं, चलो। उसके कंधे पर सर रखे मावा ने उसके साथ कदम आगे बढ़ाए थे, जबकि लब भींचे अबरम खड़ा उन्हें देख रहा था। गला घोंट के मार क्यों नहीं दिया मैंने इस औरत को। दांत पीसते वो अब सोच रहा था। मुठियां बंद करता अपने इश्तियाल को कम करने की कोशिश में हलकान होने लगा था वो। अरे कशमाला, यहाँ क्यों बैठी हो। दायान आलम अपनी कनपटी सहलाते बालकनी में आए थे, जहाँ कशमाला कब से बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुम तो सो रही थी, यहाँ क्यों आ गई। उसके करीब बैठते वो पूछने लगे। बुरा ख्वाब देखा था, नींद टूट गई थी मेरी। कशमाला आहिस्तगी से जवाब देती उन्हें देख रही थी, जिनकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार था, जबकि वो मुस्कुरा दिए। बुरे ख्वाब, अच्छे ख्वाब, बस ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। फिर से आंखें बंद करके सो जाया करो। वो नरमी से उसका बाजू थामे कह रहे थे, जबकि वो सर झटक कर आसमान पर मौजूद सितारों को देखने लगी। इससे क्या होगा जायान, मुझसे जो गुम हुआ है क्या वो मिल जाएगा। आंख से एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा था। बदले में हमें गजल भी तो मिली है। जायान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल में एक ठीस सी उठी थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं रखा। लेकिन जायान, असल को खो दिया हमने। हमारी छोटी सी बच्ची। ये गम मेरे सीने में जैसे आग दहका रहा है। कैसे कैसे खो दिया मैंने अपनी बच्ची को, कैसे। आज हमारे पास होती तो वो भी गज़ल जितनी होती, गज़ल की बड़ी बहन होती। हम मुकम्मल होते, बेहद मुकम्मल। लेकिन आज जायान, आज उसकी सालगिरह मना रहे होते हम। वो अचानक से फूट फूट कर रो दी थी। जायान ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया था। वो भी रोने लगे। जायान भी रो रहे थे। सालों पहले जिस बेटी को वो अपनी लापरवाही की वजह से खो चुके थे, उसका गम आज भी उसकी हर सालगिरह पर ताज़ा होने लगता। वो दोनों एक दूसरे से लगकर देर तक रोते रहे। तुम बेहद खूबसूरत हो मावा, बेहद खूबसूरत। उसने उसके कान के करीब हल्की सी सरगोशी की थी। काश मैं इन लम्हों में तुम्हें देख सकता, अपनी मोहब्बत का खुमार तुम्हारी आंखों में देख पाता। तुम कितनी खूबसूरत लग रही होगी इस लम्हे महसूस करने के साथ साथ देख भी पाता। मावा ने नरमी से अपने हाथ की पुश्त उसकी गर्दन पर रखी थी। मैं बेहद खूबसूरत हूँ अहरम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत का निखार भर रहा है। वो मध्यम लहजे में सरगोशी करती हुई बोली, मैं तुमसे खूबसूरत हूँ अहरम,
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आज सालों बाद ये ख्वाहिश जाग रही है कि काश मैं तुम्हें देख पाता। आंखें मूंदे वो बेचैन सी सरगोशी कर रहा था। मावा उसके लिए बेहद दिलकश एहसास थी। वो जैसे जिंदगी की तरफ आने लगा था उसके साथ। उसका हाथ थामकर मावा ने अपने पहलू में रखा था। यस सर। रात के 2 बज रहे थे जब अबरक के मोबाइल पर अहरम की कॉल आई थी। तभी वो नींद से जाग कर चौंका था। मावा जहांगीर की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे कल तक। अबरम ने बिना तमहीद के अपनी बात कही थी। अबरक चौंका था। अहरम सर की वाइफ का कह रहे हैं आप? उसने हंकारा भरा था। लेकिन आपको मावा मैम की डिटेल्स क्यों चाहिए सर? वो तो अहरम सर, अबरक अपनी रवानी में कह रहा था, लेकिन अबरम की धाड़ ने उसे चुप करवा दिया। शट अप, जितना कहा है उतना ही करो। मावा मेरे भाई के पास कैसे पहुंची? सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। अपनी बात कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मावा आंखों में शरर बार एहसास था। मुझसे लड़ोगी? मेरे मुकाबिला होगी तुम? मैं अपनी सल्तनत का हुक्मरान, पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, और तुम उस छोटी सी बस्ती की फकीरनी, जगह जगह से गंदगियां जमा करने वाली मामूली सी फकीरनी। सोफे पर बैठकर टांग पर टांग चढ़ाए वो सामने टेबल पर पड़ा ड्रग सूंघने लगा। आंखें मूंदे वो उस नशे को खुद में उतार रहा था। पास पड़ी ग्लास में वाइन भी चढ़ा गया। आह मावा। सोफे की पुष्ट पर सर रख कर उसने गहरा सांस लिया। बाहर फेंक दूंगा तुम्हें इस घर से, अहरम की जिंदगी से, इस शहर से, इस मुल्क से, और इस दुनिया से, मिस मावा। सुबह नाश्ते की टेबल पर मावा नाश्ता करते हुए अहरम को चाय की प्याली थमा रही थी और उसकी कार्रवाई को अबरम ने खश्मी निगाहों से देखा था। अहरम हमेशा से खुद ही नाश्ता करता आ रहा है। बज़ाहिर लहजा नॉर्मल ही रखा था, लेकिन आंखें जैसे आग बरसा रही थी, जिसे मावा ने तंजिया अंदाज में मुलाहिजा भी फरमाया था। गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल्स। इससे पहले कि अहरम कोई जवाब देता, उसका असिस्टेंट फाइल्स लिए हाजिर था। कैसी फाइल्स हैं ये? अबरम ने अचंभे से देखा था, जबकि अहरम एहतियात से वो फाइल्स लेता मुस्कुराने लगा। बताता हूँ। थैंक यू यूसुफ, अब आप जा सकते हैं। ओके सर। यूसुफ जा चुका तो अहरम ने हाथ बढ़ाकर मावा का हाथ टटोला। मावा साथ ही उसका हाथ अपने लबों से लगाया। क्या हुआ है अहरम? ये फाइल्स तुम्हारी हैं मावा। अहरम ने दोनों फाइल्स मावा की तरफ बढ़ाई थी। क्या है इसमें? अबरम बेचैन हो रहा था कि उसका भाई कौन सी बेवकूफ़ी करने जा रहा है उन फाइल्स में, जबकि मावा हैरत से तमाम पेपर्स देख रही थी। मैंने अपने हिस्से के तमाम शेयर्स मावा के नाम कर दिए हैं। अब बिजनेस में बराबर की हिस्सादार है मावा, और ऑफिस भी जाया करेगी। अबरम के सर पर जैसे बम फोड़ा गया था। व्हाट? तभी अचानक से वो चिल्लाया था। मावा जो हैरत से पेपर्स को देख रही थी, अब सब छोड़ के अबरम को देख रही थी, जैसे उसकी हालत से महसूस हो रही हो। क्या हुआ अबरम? मावा मेरी बीवी है, मेरा बिजनेस यही संभालेगी ना? अहरम के लहजे में हैरत और नागवारी महसूस करके वो जल्दी से संभला। नहीं अहरम, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मावा अभी न्यू है, ये अभी बिजनेस की एबीसी भी नहीं जानती, कैसे संभाल पाएगी? मावा अपनी मुस्कुराहट रोके उसे ही तंजिया निगाहों से देख रही थी। आप हैं ना अबरम, आप समझा देंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर हाथ बढ़ाकर उसने मावा के वहाँ होने का यकीन किया। मावा यहीं हो? जी अहरम। मावा ने चौंक कर उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा था। खामोश क्यों हो? वो फिर से पूछ रहा था। मैं शौक में हूँ अहरम, ये सब मेरे नाम, मुझसे पूछा तक नहीं। मैं ये कैसे हैंडल करूँगी सब? मैं तो कुछ नहीं जानती इन सब के बारे में, और ना ही मैं इतनी एजुकेटेड। मावा नरमी से अपनी मुश्किल बताने लगी। अबरम है ना, मिल के हैंडल करेंगे तुम्हारे साथ। अहरम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अबरम की सर्द निगाहों में लो देते शोलों को देखने लगी वो। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही सब हैंडल करना है अहरम, हम दोनों मिलकर करेंगे सब। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है मावा, मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे शेयर्स। अहरम नरमी से उसका हाथ थामे कह रहा था। अबरम झटके से उठकर जा चुका था, जबकि मावा नर्म निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जो उसके लिए फरिश्ता ही था। 2 भाई, एक शैतान तो दूसरा फरिश्ता। कितनी अजीब बात है ना। एक ने नोचा था उसे, जबकि दूसरे भाई ने मरहम बनकर उसके वजूद पर अपनी मोहब्बतें निछावर की। मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो अहरम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भर्राई हुई आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाई थी, जबकि अहरम उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे पाँव की धूल जैसी हूँ अहरम, मट्टी पर से उठाकर मुझे तुमने ये शर्फ बख्शा है। मेरा माजी तुम जानते। अहरम ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। तुम कुछ नहीं मावा, तुम बस मेरी बीवी हो।
मोहब्बत हो मेरी। मुझे बस वो दिन याद है जब मैं इस नाइट बार में आया था। मेरी ज़हनी हालत बेहद अबतर थी और तुमने उस दिन मुझे सहारा दिया था। मैं पीना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बातों ने जैसे मुझे ज़िंदगी बख्शी थी। माँ बाप बेहद मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, जानती हो ना तुम। वो इस बात में सर हिलाने लगी। ये अहरम है, अबरम नौफल शाह का भाई। इसकी हालत क्यों ख़राब है आज इतनी? उसे वो शाम याद आई और तब उसने अहरम की ज़िंदगी में शामिल होने का प्लान बनाया। लेकिन अहरम की मोहब्बत, उसका इल्तफ़ात मावा के हर प्लान पर भारी पड़ गया था और वो सिद्के दिल से अहरम के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाह रही थी अब। गज़ल जब उसके ऑफिस में दाखिल हुई तो ऑफिस की हालत अबतर थी। गुस्से में फाइल्स उसने नीचे फेंक दी थी। मेज़ पर रखा डेकोरेशन पीस ज़मीं बोस हो चुका हुआ था और खुद वो सिगरेट नोशी करते हुए इधर उधर टहल रहा था। वहीं पूरे कमरे को गज़ल हैरत से देखती आगे बढ़ी थी। ये क्या है अबरम, तुम ठीक तो हो? अबरम मुड़कर उसे देखने लगा। उसके कांपते हाथ उसका अंदरूनी इज़्तिराब बता रहे थे। क्या हुआ है? गज़ल फिर से पूछ रही थी, जबकि वो सिगरेट का अधूरा टुकड़ा फेंक कर सोफे पर जाकर बैठ गया। इस तरह भी अंदाज में अपनी उंगलियां बालों में चलाने लगा। बताएंगे कुछ? गज़ल की आवाज़ भी अब तेज थी। अबरम उसे देखने लगा। अहरम ने जिस लड़की से शादी की है वो कोई और नहीं, मावा है। गज़ल की आंखों में हैरत उभरी। मावा? और फिर अचानक से वो हंसने लगी। मावा, वही मावा। वाह! शट अप गज़ल। अबरम की धाड़ पर वो चुप हो गई और कमर पर दोनों हाथ रखकर वो कमरे का फिर से जायजा लेने लगी। कमरे की ये हालत मावा की वजह से है। ओह अफसोस। इस बार अबरम खामोश ही रहा तो गज़ल को भी संजीदा होना पड़ा। तुम तो उसे फेंक चुके थे, फिर अहरम से वो कहाँ मिली? सवाल करती वो उसके करीब ही सोफे पर जा बैठी थी। अबरम ने नफ़ी में सर हिलाया। पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं कि अहरम उससे कहाँ मिला और कैसे शादी का डिसीजन लिया। डैम इट! काश उस रात उसका गला घोंट कर ख़त्म कर देता मैं। डैम इट! गुस्सा फिर से उसे चढ़ रहा था। तो तुम भी अजीब इंसान हो, एक कूड़े उठाने वाली लड़की को तुम। गज़ल कहते कहते खामोश हुई। अबरम भी खामोशी से हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी ठोड़ी पर टिकाए कुछ सोच रहा था। आई कैन, डैम इट! वो अचानक सर नफ़ी में हिलाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिंगल सोफे को टांग रसीद करता वो अब कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसे कत्ल करना है अब। जब तक वो मर नहीं जाती मुझे सुकून नहीं मिलना। अहरम उसे मेरी बराबरी देकर बहुत गलत कर रहा है। उस बिच को एक सेकंड के लिए भी मैं इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मतलब? गज़ल ने अचंभे से उसे देखा। मतलब ये कि अहरम अपने सारे शेयर्स उसके नाम करके उसे इस बिजनेस का, इस ऑफिस का पार्टनरशिप प्रोग्राम सौंप चुका है। अबरम ने दांत पीसते हुए घुर्राते हुए कहा, व्हाट? गज़ल अपनी जगह से उछल पड़ी थी। क्या चीज़ है ये मावा मैडम? अहरम को कुछ ही दिनों में अपनी उंगलियों पर नचाने लग गई है। गज़ल मुस्कुराती आंखों से अबरम के सर तासुरात भरे चेहरे को देख रही थी। तुम अब मेरा गुस्सा मजीद भड़का रही हो। गज़ल कंधे उचका गई थी। अजीब है ना, बेड पर ले जाते औरत का स्टेटस मर्द को नज़र ही नहीं आता, लेकिन जब फैमिली पर बात आती है तब उसी औरत का स्टेटस दो कौड़ी का लगता है मर्द को। खैर, अपनी बात कहकर गज़ल इधर उधर देखने लगी। मुझे जाना है, आई एम गेटिंग लेट। वो अपना बैग उठाकर जाने लगी जब जब झटके से अबरम ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि कमेंट्स पास करके चलती बनो। तो गज़ल की सवालिया नज़रें उसी पर थीं। मुझे उस मावा को कत्ल कराना है, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अब के लहजा पुरसकून था। गज़ल कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। इंग्लिश मूवीज़ देख लो, 101 तरीके मिल जाएंगे तुम्हें। मैं कोई सीरियल किलर थोड़े ही हूँ। वो कंधे उचका गई। मिलवाना है तुम्हें उससे? वो हल्का सा मुस्कुराया। डोंट बी, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं क्या करूंगी उससे मिलकर? गज़ल मुंह बनाकर बिदकी थी। दोस्ती। आंख विंक करता वो गज़ल को लिए बाहर की तरफ गया था, जबकि गज़ल तासुफ भरी नज़रों से देखती उसे आगे बढ़ी। कितने मज़े के सुनाती हो ना तुम गॉसिप्स, जोक्स, अमेजिंग। उसे खुद से लगाते हंसते हंसते अहरम कहने लगा। मावा की शरारत भरी नज़रें मोबाइल पर थी। एक और भी है, बहुत मज़े का है, सुनो। अरे नहीं प्लीज़ बस। अहरम ने उसके हाथ से मोबाइल लेना चाहा, लेकिन मावा हाथ पीछे कर चुकी थी। अरे सुनो तो यार। नहीं, मुझे नहीं सुनना है अब। उसके चेहरे को अपने हाथ से छूता अहरम कहने लगा। मावा ने कुछ सोचकर मोबाइल साइड पर रख लिया। क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी। अहरम ने कंधे उचकाए, जबकि मावा नर्म निगाहों से उसे देख रही थी। कुछ गुनगुनाऊं? सुनोगे? यस ऑफ कोर्स। उसके गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करके अहरम मुस्कुराया था।
اس کی گنگناہٹ سرگوشی میں تھی، لیکن احرم کو ایسے لگا جیسے اس کی روح میں اس کی باتیں اتر رہی ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو احرم بھی دھیرے سے مسکرایا۔ آفس نہیں جانا آج میری مسز نے، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھیں ساکت نہیں تھیں آج، بلکہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن تمہیں یہ سب سنبھالنا تو ہے نا اب۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کہیں دور جا رہے ہو، اور اس سے پہلے سب کچھ سکھا کر ہی جاؤ گے مجھے۔ ماوا کا منہ بن گیا تھا۔ احرم نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو تمہارا فیوچر سب سیکیور ہو۔ ماوا جھٹکے سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ یہ کیا بات ہوئی احرم؟ مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ تم نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں ماوا، ان کے آگے یہ سب بہت کم ہے۔ احرم ہاتھ بڑھا کر نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ماوا نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ احرم کی بات سے دل عجیب طرح سے اس کا سوگوار ہوا تھا۔ میری قیمت لگا رہے ہو احرم؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ نہیں ماوا، وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ماوا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے یہ سب فضولیات بول رہے ہو، مرنے کی باتیں کر کے کون سا سکون مل رہا ہے تمہیں؟ تمہارے ہونے سے ہی میں سیکیور ہوں احرم۔ یہ سب بینک بیلنس، دولت، بزنس کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وہ غصے میں تیز تیز کہہ رہی تھی۔ احرم نے پھر سے اسے خود سے قریب کرنا چاہا، لیکن ماوا اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ماوا پلیز لسن ٹو می۔ وہ بے چین ہوا۔ ماوا بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ ماوا پلیز ایسے نہیں کرو، I'm سوری، لیکن پلیز ایسے نہیں کرو، بار بار خود کو مجھ سے دور نہیں کرو۔ کیوں؟ ابھی جو تم میرا فیوچر سیکیور کرنے کے پلانز بنا رہے تھے، وہ سب کیا ہوا؟ مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہو نا؟ ایک بار ویٹریس جو ٹھہری میں، بھکاریوں کی بستی میں جو پلی بڑھی ایک بھکارن جو ہوں میں۔ بھکاریوں کو بکنے کا شوق بھی تو ہوتا ہے، تبھی میری قیمت۔ وہ بفر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ اسے چپ کرا گیا۔ میرے لیے تمہارے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ اسپیشل ہے ماوا، کیونکہ جیسے تم میرے زخموں پر مرہم بن کر بکھری ہو، اور جس دن میں تمہیں ان آنکھوں سے دیکھ پاؤں گا، وہ دن میری زندگی کا اسپیشل دن ہوگا، اور اس دن کا ہر منٹ ہمارے لیے اسپیشل مومنٹ ہوگا، جسے میں اسپیشل بناؤں گا۔ اٹس اے پرومس۔ اس کی آواز اب بوجھل ہونے لگی جب ماوا اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اٹھی۔ چلو کہیں چلتے ہیں۔ کہاں؟ وہ حیران سا اٹھنے لگا۔ ایک جگہ چلو بھی۔ ماوا اس کی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسے کھڑا کر کے بولی۔ اس کی آنکھیں اب مسکرا رہی تھی۔ وہ کب سے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کے اس آدھے حصے کو دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت پر وہ آدھا سیاہ داغ اسے ان سالوں میں بار بار اپنی کم مائیگی کا احساس دلا رہا تھا۔ تو اس حادثے میں اپنے چہرے پر یہ داغ لگا کے میرے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ اتنا بڑا دل نہیں میرا کہ میں تجھے قبول کر لوں۔ اس کے درد پھر سے ادھڑے تھے۔ وہ شاید آج پھر اصغر کو نیلم کے ساتھ دیکھ کر آئی تھی، اور تب سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھ اصغر، تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا؟ ہم نے مل کر کتنے سپنے ساتھ دیکھے ہیں۔ تو نے کہا تھا نا کہ ہم شادی کریں گے۔ وہ منت سے بولی۔ پیار کرتا تھا؟ اب میں نیلم سے پیار کرتا ہوں۔ تجھے کیا لگا تھا یہ جو داغ تیرے چہرے پر سجا ہے، اس داغ کے ہوتے ہوئے تجھے اپنا لوں گا میں؟ نیلم بے حد خوبصورت ہے۔ اصغر کے انداز نے اس کے دل کی تپش جیسے بڑھا دی تھی۔ تبھی وہ رو پڑی تھی تڑپ کر۔ اپن تجھ سے پیار کرتی ہے اصغر، لیکن میں اب نیلم سے پیار کرتا ہوں۔ تو چھوڑ دے میرا پیچھا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ کل کو اگر نیلم کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی دوست ماوا جیسی نہیں ہے جو اسے آگ میں دھکا دے کے خود پیچھے ہٹ جائے۔ اصغر کا انداز تمسخر بھرا تھا۔ وہ ابھی بھی آئینے کے سامنے بیٹھی رو پڑی تھی۔ زور سے اس نے شیشے پر مٹھی بنا کر ماری۔ ماوا! شیشے کے ٹکڑے ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رو پڑی تھی۔ اپن تیرے کو دوست سمجھا تھا ماوا، دوست سمجھا تھا، تو کتیا نکلی۔ نگہت دوڑتی ہوئی آئی تھی اپنی بیٹی کو تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب ہی بیٹھی۔ کیا ہوا شین؟ اور کیا ہوگا اپن کے ساتھ ماں؟ اور کیا ہونا باقی ہے؟ اپن برباد ہو گئی۔ یہ چہرہ۔ وہ پاگلوں کی طرح نگہت کی طرف دیکھتے رو رہی تھی۔ اپن کا سب کچھ چھین گیا، چہرہ، نصیب، سب چھین کر لے گئی وہ بدبخت، وہ کتیا۔ وہ دانت پیستی گرا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اس لمحے اس کے چہرے کا وہ سیاہ داغ بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔